नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पंचायती के इस एपिसोड में फ्रेम में जो आपको साथ दिख रहे हैं उनका नाम है अनुराग सिंहदेव। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अनुराग सिंहदेव का नाम कोई अपरिचित नहीं है। और इस बार मसला सियासत का तो है। सवाल सियासत से जुड़े, आखिर सियासत का व्यक्ति है। मगर सवाल है इस बार ये कि गृह निर्माण मंडल जो छत्तीसगढ़ सरकार का एक अभिनव प्रतिष्ठान है, जो एकीकृत मध्य प्रदेश के समय अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप देखें तो, जिसका ध्येय वाक्य था हम मकान नहीं घर बनाते हैं, उस निगम के उस आयोग या मंडल के अब इस समय इस सरकार में अनुराग को दायित्व मिला है कि वो इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और चुनौतियों से पार पाएं। तो सवालों का मुख्य केंद्र वही है कि चुनौतियां जो हैं उससे आखिरकार उसका रास्ता क्या है, कोई रोड मैप बना है या नहीं, और खुद अनुराग उन चुनौतियों से कितने वाकिफ हैं। सर, प्रणाम। नमस्कार गुरु जी। अनुराग जी, हाउसिंग बोर्ड के आप अब नीति नियंता हैं, और हाउसिंग बोर्ड की आर्थिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत घाटे में है उस समय। कोई रोड मैप है, कैसे निकलेंगे घाटे से? देखिए, हाउसिंग बोर्ड एक पुरानी संस्था है और जनता की दृष्टि से बहुत रिलायबल एक समय में कि लगभग 1 लाख मकान छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड ने बनाए, उससे ज़्यादा। और निश्चित रूप से एक व्यापक एक स्ट्रक्चर हाउसिंग बोर्ड का है। पिछले कुछ समय ज़रूर ये हुआ है कि थोड़ी साइट्स दूरस्थ होने के कारण अलग अलग जगह पर मकान बनाए गए थे, और उसके कारण से उन मकानों की जो बिक्री जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इसलिए अभी कैबिनेट ने उस पर निर्णय किया, और जितने ऐसे पेंडिंग मकान थे जो पहले नहीं बिक पाए थे, उनको ओटीएस के अंतर्गत 30%, 20% और 10% ये से छूट प्रदान करके उसको अब ऑनलाइन उसकी बिक्री का उसका काम चल रहा है। और हम लोग उस पर तेजी से प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही इसको इस चुनौती को पूरा किया जाएगा, और हम जो डेफिसिट है हमारे बोर्ड के अंतर्गत, जो ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है अनसोल्ड प्रॉपर्टी, इसको हम जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करेंगे। और आने वाले समय में उसके दृष्टि से जो नई योजना है उस पर भी प्लान कर रहे हैं, ताकि सिर्फ घाटा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि नई योजना और अभिनव प्रयोग के लिए भी हाउसिंग बोर्ड का काम शुरू हो सके। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के जो निर्माण होते हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर भी ये प्रश्न मुबाएं खड़ा होता है हमेशा। तो जो आप जिस भी दर पे सरकार की कवायद करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि भाई सोल्ड हो जाए, निकल जाए, वो गुणवत्ता को लेकर जो एक प्रश्न मुबाएं खड़ा है, उसका कोई निदान है? देखिए, इसमें कई प्रकार की टेक्निकल चीज़ें रहती हैं। एक तो जो मुझे अनुभव हुआ अभी तक हाउसिंग बोर्ड के अंदर, कि मकान की बिक्री के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें जो हैंडओवर का मामला रहता है, कि किसी ने मकान खरीद लिया लेकिन उसने हैंडओवर नहीं लिया। अब वो मकान बहुत दिन तक बंद रहता है और उसका उपयोग नहीं होता है। तो उस स्थिति में कई बार उस मकान में कोई भी नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो जर्जर होगा, कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये बहुत देखने में आया है कि मैक्सिमम मकान जो है वो हैंडओवर की प्रक्रिया के कारण कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत थोड़ी उसमें उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और स्वाभाविक है कि कोई भी मकान बहुत दिन तक बंद रहने से इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है। तो अभी हमने उसको फोकस किया है कि जैसे ही मकान बिक्री हो, तत्काल उसको हैंडओवर किया जाए और तत्काल वो पोजीशन प्राप्त करे, ताकि उसका रखरखाव व्यक्तिगत स्तर पर जो अपने मकान की करते हैं वो कर सके। तो इस पर एक गुणात्मक सुधार, और उसके साथ साथ जो एनआईटी है हाउसिंग बोर्ड की, उसमें भी हम लोगों ने अभी 2-3 संशोधन किए हैं। एक तो जो हाउसिंग बोर्ड का जो एक्सटीरियर है, जो बाहर से दिखने का है, इंटीरियर है, उसमें हम बाहर से कम अच्छे रंग रोगन जो आकर्षक रहे, जो लोगों को लगे कि ये सरकारी मकान नहीं है बल्कि ये सुंदर आवास है जहां हम रह सकते हैं। उसके दृष्टि से जो माइंड सेट एक रहा है पहले, कि सरकारी जो कलर खाकी और वाइट में कॉम्बिनेशन में होता रहा है, तो उससे हम इस बार थोड़ा उसको अपडेट कर रहे हैं कि वो कलर थोड़ा आकर्षक रहे। और साथ में देखिए, टूट जो होती है जनरली सीमेंट कंक्रीट में, दरवाजे और खिड़कियों की जो नोक होती है, जो
फ्रेम रहता है उसमें टूट होती। तो इसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बार कहा है कि सभी में ग्रेनाइट या स्टोन की उसमें स्कॉटिंग की जाए, ताकि वो टूट फूट वहां से ना हो। तो ऐसे कुछ संशोधन सुधार कर रहे हैं। और अभी एक और प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें हम जो मटेरियल यूज होगा, जो सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर यूज होता है, उसमें वो उसका एक ऑनलाइन डेटा उसमें सेव हो, कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपयोग हो, और उसमें डेटा हो कि कितने कंक्रीट मिक्सचर का उपयोग इसमें किया गया है, वो ऑनलाइन अपडेट होता रहे। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम इसमें करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इन सब प्रयोगों से हाउसिंग बोर्ड की जो ये कहीं ना कहीं विषय रहता है लोगों के मन में, गुणवत्ता को लेकर, उसमें लोगों को संतुष्टि मिलेगी और लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें, पड़ोसी राज्य है, हमने वहाँ देखा है कि जब हाउसिंग बोर्ड के मकान बनते हैं तो उसको लेने के लिए बाकायदे ऑक्शन होने लगता है, भीड़ लगती है। और सबसे दिलचस्प और जो खूबसूरत लगता है वो ये लगता है कि जो शासकीय अमला है, शासकीय अधिकारी, फिर वो आईएएस वर्ग के हों या कर्मचारी स्तर के हों, वो उसको खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ में एक अजीब सी स्थिति है। मैंने नहीं देखा है कि कोई आईएएस का जो इनका एक एसोसिएशन है, वो इसमें दिलचस्पी लेता हो। कर्मचारी लिपिकीय वर्ग के हों या निचले तबके के और हों या अन्य कर्मचारियों की श्रेणियाँ हैं, वो इसमें दिलचस्पी लेती हों। हाउसिंग बोर्ड कैसे सफल होगा अगर आपके अपने कर्मचारी, आपकी अपनी सरकार के लोग उसमें दिलचस्पी ना लें? देखिए, अभी मुझे ध्यान है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हाउसिंग बोर्ड ने किए हैं जिसमें आईएएस कॉलोनी, विधायक कॉलोनी और आईपीएस कॉलोनी, इस तरीके से अलग अलग डेवलप करने का काम हाउसिंग बोर्ड ने शुरू किया है। और अभी छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में पिछले समय पर, मेरे कार्यकाल की बाहर की बात है, उससे पहले सभी जगह जीएडी क्वार्टर्स हाउसिंग बोर्ड ने सभी ब्लॉकों में बनाए हैं। तो अब लगभग लोग जीएडी क्वार्टर्स में जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाए वहां रहने की प्रक्रिया शुरू की है। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में, देखिए, ये हमेशा एक चीज रहती है कि जो मकान वो ले रहे हैं वो स्थित कहाँ पर है, कि ये बहुत चॉइस का मैटर रहता है। कि मकान जिसमें उनको जिंदगी भर रहना है, पूरी अपने जिंदगी की कमाई उसमें लोग लगाते हैं, उनके सपनों का घर रहता है, तो वो उनके उस सपने के अनुरूप होना चाहिए। ये सबसे प्राथमिकता मार्केटिंग भी यही है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय हो या कोई संस्था हो, यदि वो ये काम कर रही है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने जितने भी नया इसमें रिव्यू किया है, जो जिस तरीके से हम लोग इसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान अभी रखने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो मुझे ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 1 डेढ़ महीने ही हुए हैं, लेकिन 1 डेढ़ महीने में इन रिफॉर्म्स पर हम लोग विशेष रूप से काम करते रहे। क्या इस बारे में कभी कोई चीज़ हुई? क्योंकि अगर अतीत में कोई गलती हुई है और उस दोषी की पहचान अगर ना हो, अभी दोष के रूप में भले वो योजना हो या योजना बनाने वाले हैं। आपने जैसे कहा कि कहाँ पे रहेगा व्यक्ति, ये उस व्यक्ति की चॉइस है। तो गृह निर्माण मंडल के ऐसे कई असेस्ट हैं, कई ऐसी संपत्तियां हैं जो खंडहर बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जगह का चयन सही नहीं था। क्या विकल्प है उसका? और उसके लिए जवाबदेह कौन? और फिर ऐसा दोहराव नहीं होगा, इसके लिए नीति क्या है? देखिए, ये ओटीएस जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, कि हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, इससे वास्तव में हम लोग भी सबक लिए हैं कि ऐसा कोई भी निर्माण न हो जिसमें ये स्थिति निर्मित हो। अभी कोई ओटीएस की स्थिति बननी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हाउसिंग बोर्ड जब मकान बनाता है तो जमीन की गारंटी रहती है 100%, क्योंकि वो जमीन कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से हमको मिलती है। तो आमतौर पर बिल्डर्स और बाकी लोग जब मकान बनाते हैं तो कई बार लैंड डिस्प्यूट उसमें रहता है, जो बाद में पता चलता है, और उसको लेकर फिर मुकदमे और फिर इंडिविजुअल मुकदमे भी लड़ने पड़ते हैं उनको। तो ये एक गारंटेड है कि वो जो लैंड होगी वो पक्की लैंड होगी, जो गवर्नमेंट द्वारा हस्तांतरित होगी। तो इसमें तो गारंटेड है। अब दूसरी बात ये है कि आ, ये किसने किया, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी आपका। ये वास्तव में देखिए, पिछली कांग्रेस की सरकार में मैं तो मानूंगा कि जितनी संस्थाएं थीं, ये सब घाटे में चली गई। और घाटे में इसलिए चली गई कि वहां पर कोई एक विजन नहीं था उनका, और एक कोई प्लानिंग नहीं थी कि उनको कुछ करना है इस पर। और इसलिए बनाया, बिकेगा नहीं बिकेगा इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है,
तो ऐसे इस स्थिति में ये सब स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन अभी उन सब चीज़ों से सबक लेते हुए हाउसिंग बोर्ड ने ये तय किया है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जब तक 60% बुक ना हो जाएगा तब तक हम वो प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब 50% के बाद फिर एक एक फेज वाइज उसका काम शुरू होता है। तो बुकिंग जैसे हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद बुकिंग आएगी, बुकिंग के बाद ही हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो ये एक इनिशिएटिव इसमें हम लोगों ने लिया है, जो मैं मानता हूँ कि सरकार के रेवेन्यू की दृष्टि से भी एक बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है कि ये लोगों की सुविधा भी मिलेगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा गवर्नमेंट के। अनुराग, अभी आप कह रहे थे कि जमीनों को लेकर विवाद नहीं होता। बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन एक जगह हमेशा मसला फंसता है। हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनियां हैं, खासकर जब वो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हों, तो वहां पे दो मसले हमेशा उठ खड़े होते हैं। सड़क का संधारण, पानी की व्यवस्था। निगम कहता है हाउसिंग बोर्ड से बात करिए, हाउसिंग बोर्ड कहता है हमने बना के आपको हैंडओवर कर दिया, अब निगम से बात करिए। ये कैसे इसका रास्ता निकले? देखिए, रेरा के अंतर्गत ये प्रावधान है, सभी बिल्डर्स के लिए भी है, और हाउसिंग बोर्ड चूंकि गवर्नमेंट की मदर बिल्डर है तो उसके लिए भी ये प्रावधान है, क्योंकि रेरा में हाउसिंग बोर्ड को भी जाना पड़ता है अप्रूवल लेने के लिए, वहां से ही नक्शे और लेआउट प्लान पास होते हैं। तो अब ये है कि सभी को मकान बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, मकान को जो स्वत्व जिसका है उसको हैंडओवर करना है, और हैंडओवर करने के बाद एक समिति वहां पर गठित हो जाएगी जो उसका मेंटेनेंस करेगी, जो कॉलोनीज में जनरली होता है। लेकिन अल्टीमेटली हाउसिंग बोर्ड उसको आजीवन नहीं उसका उसकी व्यवस्था करेगी। लोकल जो नगरीय निकाय है उसको ये जवाबदारी दे दी जाती है, क्योंकि लोकल म्युनिसिपल जो होता है वो हाउस टैक्स से लेके प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर और पानी कर और सफाई कर, ये सब वो उसको वसूल होता है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी रहती है कि वो उसका रख रखाव करे। तो एक समय के बाद ये ऑलरेडी एक प्रक्रिया है हैंडओवर की। लेकिन इसमें तो गतिरोध होता है। इसमें गतिरोध होता है, कई बार थोड़ा कम्युनिकेशन का अभाव रहता है कि कुछ कमियां रहती हैं तो उसको कमी पूरे करने की बात होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा हो गया रहता है, इसलिए उस मद में पैसे नहीं रहते हैं हाउसिंग बोर्ड के पास। तो उस परिस्थिति में नगर निगम वाले कई बार उसको हैंडओवर लेने में मना करते हैं, इनकार करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत सॉर्ट आउट करें, और फिर आखिरी में उसको नगर निगम को ही उसका रख रखाव करना है। हाउसिंग बोर्ड एक लिमिट तक ही उसका रख रखाव की जवाबदारी रखती है, जब तक कि वो हैंडओवर नहीं हुआ हितग्राही। कुछ बातें सियासत की करें। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अभाविपा से जुड़ती है। अभाविपा के बाद युवा मोर्चा, युवा मोर्चा के बाद बीजेपी के कई पदों पे आप रहे। आपने प्रत्यक्ष चुनाव का भी सामना किया। सरगुजा से आप दूसरे ऐसे सिंहदेव हैं, एक तो खुद टी.एस. सिंहदेव हैं, दूसरे आप सिंहदेव हैं, और दोनों पर निर्धारित रही है सरगुजा की राजनीति, एक बीजेपी की ओर से आप पर और कांग्रेस की ओर से तो जाहिर है उन पर। आप दोनों के बीच कोई रिश्ता भी है ना? निश्चित रूप से एक रिश्ता तो है ही है, और हमारे जो सरगुजा रक्सैल परिवार है उसके वो एल्डर है, और रिश्तेदारी भी है हम लोग की निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, कई बार रिश्तेदारियों से सियासत नहीं होती है, सियासत सिद्धांतों से। मैं उसी पे आना चाह रहा था कि वो रिश्तेदारी की गहराई और सियासत की कड़वाहट। आ, उसके बाद आप जूझे भी बहुत जबरदस्त। आपका पहला चुनाव लोग आप आज तक याद रखते हैं। हालांकि बाद में वो अंतर बढ़ा, लेकिन कभी आपको असमंजस हुआ क्या? या वो कौन सी दृढ़ता है जो आपको लगी कि नहीं, वो रिश्तेदारी अपनी जगह मगर ये सिद्धांत पॉलिटिकल जो है अपने, वो अपनी जगह, इस पे तो हम लड़ेंगे। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे बहुत पुराने समय पर, और इत्तेफाक से ये रहा कि मेरा जो मामा परिवार है, नाना परिवार था, उसकी पृष्ठभूमि भी मेरे नाना जी रामराज परिषद से एमएलए रहे, मेरी नानी जी इंडिपेंडेंट एमएलए रहे, मेरे मामा जी और मेरी मामी जी दोनों बीजेपी से एमएलए रहे। तो हम लोग का जो दोनों मदर और फादर दोनों साइड जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित परिवार था, और हमारे कनेक्शंस जूदेव परिवार से ज्यादा थे जशपुर के कारण। जशपुर। और जशपुर और शंकरगढ़ में थोड़ा कनेक्टिविटी भी थी, कनेक्टिव। उधर सन्ना होते हुए आना जाना भी होता था।
तो आइडियोलॉजिकली तो थॉट वहीं से था हम लोग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति में बीजेपी में ही नहीं आया, बल्कि विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आया। तो विद्यार्थी परिषद में जो कार्यकर्ता काम कर लिया, उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप में वो संघ के विचारों से और राष्ट्रवाद से, इससे दृढ़ता उसको मिल जाती है वहाँ से। तो जितनी भी लड़ाइयाँ सियासत में और पॉलिटिक्स में हम लोगों ने की है, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से विचारधारा के प्रति, और चूंकि फैमिलियर पृष्ठभूमि थी हम लोग की बीजेपी की, उसके कारण से और दृढ़ता के साथ हम लोगों ने ये काम किया है। अनुराग, आप सौम्य चेहरा माने जाते हैं, आपकी सियासत में सौम्यता का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी इसको आपका शातिरानापन भी कहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके? देखिए, राजनीतिक विरोधी तो जब तक, आपके अपने दल के, और क्लियर कर देता। नहीं, मेरे दल के भी हो या और भी हो, मैं तो इसको सफलता मानता हूँ कि यदि पॉलिटिकल व्यक्ति के विरोधी ना हो, तो कहीं ना कहीं वो आ, लगता है कि वो आ, पूरे तरीके से राजनीति में रुचि नहीं रख रहा है, या वो ठीक से राजनीति नहीं कर रहा है। तो राजनीति तो विरोध से ही शुरू होती है, और विरोध के कारण ही मुखर होती है। तो मैं मानता हूँ कि ये यदि आरोप है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ न जाने कितने पत्थर उछाले जाते हैं, कितनी उनके खिलाफ सियासत की जाती है, मुकदमे लादने की कोशिश अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर होती है। लेकिन उन सब से निकलकर वो मुखरता के साथ उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं उसको पब्लिक स्वीकार करती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप थोड़े से शातिर हैं सियासत में होने की वजह से, या नहीं सौम्य ही होना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को और मेरे शुभचिंतकों को, ये उनको तय करना है। और आ, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जो भी हूँ, वो अपने लोगों के लिए हूँ। और मुझे वो किस रूप में पसंद करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे और मेरे साथियों के बीच में असीम प्रेम और स्नेह है, जो लंबे समय तक मैं किसी दायित्व में रहूं चाहे ना रहूं, किसी पॉलिटिकल मकाम मुझे मिले या ना मिले, या मैं चुनाव में हार जाऊं, तब भी वो स्नेह और प्रेम ईश्वर की कृपा से बना हुआ है, और इसको मैं भगवान की कृपा पालता हूँ। आपके पुराने मित्र मिले मुझे, वो बता रहे थे कि आप संगीत और गीत के बड़े शौकीन, और इस कदर शौकीन हैं कि मित्र इसरार करके आपको बैठा लेते थे कि भाई गाना सुनाओ, और आप खूब गाते थे। तो वो शौक बचा है अनुराग का, या अब व्यस्तताओं में वो किनारे हो गया है? नहीं, अब गायकी तो है नहीं, क्योंकि गायकी की तो रियाज की आवश्यकता होती है। आप उसको और गुनगुनाना कह लीजिए। और मेरे मित्रों में याज्ञवल्क्य मिश्रा भी एक मित्र हैं, जो स्वयं संगीत के शौकीन है। तो जब उनके साथ कभी रियाज होता था, तो उस रियाज में निश्चित रूप से हम लोग दोनों भाई मिलके गाते थे। और कभी कभी ऐसा अवसर आता है तो इन हाउस, इंडोर हम लोग रियाज करते हैं, कभी कभी गाते हैं। लेकिन पब्लिकली ये अवसर अब कम मिलता है। उस दौर में, जिस दौर में अनुराग ने राजनीति शुरू की थी, और आज के दौर में जब राजनीति का एक अलग स्वरूप है, कितना परिवर्तन पाता है? क्या पहले सरल था, सहज था, या पहले जटिल था, अब पारदर्शी ज्यादा हो गया? देखिए, आ, हम लोग जहाँ से राजनीति शुरू किए थे, विद्यार्थी परिषद, मैं विद्यार्थी परिषद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि वास्तव में इतना पारिवारिक वातावरण और कहीं किसी मंच पर मिलना मुश्किल होता है। और जब पूरी तरीके से राजनीति में आ जाइए तो बोलिए, आज राजनीति थी नहीं, वो कम राजनीति थी, पारिवारिक राजनीति, मतलब पारिवारिक रूप से ही उसमें हम लोग काम करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद, राजनीतिक रूप से जो सामाजिक बदलाव हुआ है, उसका प्रभाव पॉलिटिक्स में है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं मानता हूँ कि थोड़ी डिवेल्युएशन इसका हुआ है। पहले जो बहुत उसूल रहा करते थे, अब उसूल नहीं है। अब उसके पीछे कारण सोशल मीडिया भी है, कि सोशल मीडिया में अब हर चीज आपकी कैद होने लगी, तो आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं ज्यादा।
आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, आपने क्या कब और किस संदर्भ में बोला, इसकी इसकी भी चर्चा होती है। तो अब राजनीति ज्यादा संवेदनशील होती है, और अब इस दौर में आपको उसी अनुरूप पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। पहले तो लोग कोर्ट जाके भी राजनीति कर लेते थे, अब राजनीति फुल टाइम हो गई। अब जो कोर्ट जाएगा दिन भर में 8 घंटा यदि कोर्ट में है, तो वो फिर पॉलिटिक्स में फुल टाइमर नहीं हो सकता है। तो पहले की राजनीति में समय भी कम देना पड़ता, क्योंकि कम्युनिकेशन कम था, अखबारों में बातें छपा करती थी, प्रवास भी कम होता था। अब प्रवास भी बढ़ा है, कार्यक्रम भी बढ़ा है, सोशल मीडिया की एक्टिविटी बढ़ी है, तो मीडिया भी बढ़ा है। तो मैं मानता हूँ कि हर समय आपको उसमें जूझते रहना है, करते रहना है, तभी आप आज के दौर पर कहीं ना कहीं सरवाइव करेंगे पॉलिटिक्स। अनुराग, जो चुनाव आप लड़े उसमें नतीजे अनुकूल नहीं थे, क्या कभी फिर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं जब पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तो मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि मेरे मन में तो था ही नहीं कि कभी चुनाव भी लड़ूंगा। मैं तो साधारण एबीवीपी का वर्कर था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, और मतलब हम लोग सोचते थे कि बहुत दूर की बातें होती है ये। और सरगुजा में चूंकि रिजर्वेशन था, सभी सीटें रिजर्व थी, तो ये भी नहीं था कि कोई अनरिजर्व होगी तब कभी लड़ेंगे। तो दूर की कौड़ी थी वो। और स्थितियों के कारण 2008 में मैं चुनाव लड़ा, बहुत क्लोज फाइट रही। उसके बाद फिर जब अवसर मिला, तब भी वही परिस्थितियां थी कि मेरे कई बार थोड़ा कम रुचि के बाद भी मुझे पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैं तो देखिए कमिटेड हूँ पार्टी के लिए, और मैं आइडियोलॉजिकल वर्कर हूँ एक्चुअली। तो मैं अपने आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के हिसाब से चलता रहता हूँ। बीच में पार्टी मुझे जो दायित्व देती है उसको मैं सहजता के साथ स्वीकार करता हूँ, चाहे उसमें मेरी पराजय हो जाए या विजय हो जाए या नुकसान हो जाए, वो मेरे थॉट में नहीं हो। आपके मित्र जो कुछ हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो कहते हैं कि अ, अनुराग चूकते नहीं हैं, अनुराग चूकने देते हैं। अनुराग से गलतियां होती हैं, अनुराग को बोलो कि अनुराग जी ऐसा कर लेते हैं, तो आप उस पर उतने गंभीर नहीं होते। तो क्या उसके पीछे वो उदासीनता है कि छोड़ो कौन लड़े चुनाव? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि ये तो पार्टी यदि तय करती है कि भाई लड़ना है तो लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो नहीं। इस बार चुनाव नहीं लड़ना था तो नहीं लड़ना था। पहले से हम बिलासपुर संभाग के हम लोग इंचार्ज थे, तो 25 सीटों पर काम कर रहे थे। तो जहाँ फील्ड था वहां पर काम करना है। अब देखिए, अभी पॉलिटिक्स में तो संभावनाएं अनंत रहती हैं, और मैं देखा हो कि ईश्वर और भाग्य और समय, ये तीनों चीजें यदि अनुकूल हो जाता है, तो कई बार नीचे से आदमी हम्म। आसमान में पहुंच जाता है, और कई बार अर्श से फर्श। फर्श हो जाता है कि वह फर्श अर्श हो जाता है? तो अभी परिसीमन होने हैं। परिसीमन होगी, क्या सिचुएशन बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, और उसके बाद पार्टी को लगेगा कि भाई इसका उपयोग इस क्षेत्र में करना है, तो हम लोग। अदरवाइज हम लोग आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जीवन भर। ये मेरा कमिटमेंट है। अनुराग, आखिरी सवाल है। हालांकि यू एंड तो मेरे को इसी सवाल के जवाब में कर देना था जो आपने परिसीमन की बात कही, पर फिर भी सुशासन सरकार की खूब चर्चाएं हैं, मगर लोग कहते हैं कि सुशासन तो ठीक है, सरकार कहाँ है? उनको कुछ जवाब देना चाहिए। देखिए, सुशासन क्या होता है? सुशासन ये है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में जो करप्शन की चर्चा हो रही थी, और जो लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और वो जेल गए, उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी, वो परिस्थितियां यदि समाप्त हो गई और सुशासन स्थापित हो रहा है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ रही है, सब चीजें ऑनलाइन की जा रही है, पीएससी को ऑनलाइन किया जा रहा है, सेम डे नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर परिणाम निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या है? सुशासन है। और मैं प्रशंसा, देखिए मैं सिर्फ इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए कि 2023 के चुनाव में जितने बड़े वादे भाजपा ने किए थे, वो मेरे ख्याल से देश भर में और कोई पार्टी ने या सरकार ने वो नहीं किए होंगे। महतारी वंदन में सभी माताओं बहनों को 1,000 रुपया देना,
क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे 72 लाख, मतलब ये तो इतना बड़ा एक रेडियस है कि इतनी सारी महिलाएं इस रेशियो में किसी राज्य में योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे होंगे। तो वो करेंगे, उस समय था। 3100 रुपये धान का देंगे, वो कहा था। 18 लाख पीएम आवास देंगे, राज्यांश भी देंगे, राज्यांश दे देंगे। बोनस जो बचा हुआ था 2 साल का, उसको दे देंगे। तो मैं तो बोलता हूँ इतनी बड़ी वित्त पोषित योजना है, ये घोषणा की जा सकती थी, अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। उस योजना को ग्राउंड जीरो पर उतारने का काम इस सरकार ने 1 साल के अंदर अंदर कर दिया, और आज 12वीं किस्त 13वीं किस्त मिल रही है लोगों को। तो मैं तो इसको चमत्कार मानता हूँ, क्या और यही सुशासन। क्या इस बात को आप चमत्कार मानेंगे कि सरकार का जो ऑरा है उसको लेकर सवाल उठते हैं, और फ्रीबीज की जिन योजनाओं का विरोध बीजेपी की केंद्रीय नेता करते रहे हैं, आप उसी फ्रीबीज के सहारे सरकार में चले आए हैं और राज्य का बजट चौपट होते जा रहा। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग भी पहले जब कांग्रेस में इस तरीके की फ्री फ्री बिजली और इस तरीके की योजना आती थी तो हम लोग उसका विरोध करते थे। अब परिस्थिति ये है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी कि दिल्ली में, दिल्ली वाले ये इन सब चीजों में, राजनीति में ये है कि आप यदि काउंटर नहीं करेंगे किसी चीज का, तो कई बार आपको सरकार में आने का अवसर नहीं मिलेगा। और यदि हम सरकार में नहीं आएंगे तो इन सब चीजों से जनता को वाकिफ कैसे कराएंगे कि भाई ये चीजें जो है लॉन्ग टर्म में ये ठीक नहीं है, इसको हमको ठीक करना चाहिए। तो सरकार, चूंकि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था जिससे हम लोग को लग रहा था कि और भी बहुत सारे चैलेंजेस छत्तीसगढ़ में, डेमोग्राफिक चेंज पर काम हो रहा था, कन्वर्शन हो रहा था, छत्तीसगढ़ अपराधियों के शरणा स्थली बनती जा रही थी। बंगाल से अपराधी आ रहे थे, लोग आ रहे थे, माफिया आ रहे थे। रेत माफियाओं का कब्जा हमारे नदियों के ऊपर हो चुका था, कोल माफिया का कब्जा हमारे खदानों के ऊपर हो चुका था। तो ऐसे समय पर बीजेपी का सरकार में आना आवश्यक था, और मैं तो इसको पॉलिटिकल काउंटर मानता हूँ। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर जो काम किया है वो देखिए। अब ये जो महिलाओं का स्कीम है, महिलाओं के स्कीम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं। वो जो उनका सेविंग्स है, ये 12-15 हज़ार जो उनको साल का मिल रहा है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ ही एक स्टेट है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। गांव में आप देखेंगे ज़्यादा वर्किंग महिलाओं की है, खेत में चाहे ट्राइबल एरियाज में आप देखेंगे। तो उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। जैसे कि मुफ्तखोरी बोली जा सकती थी कि चावल योजना, लेकिन चावल योजना ने जो काम किया छत्तीसगढ़ में, वो रिवॉल्यूशन था, वो एक क्रांतिकारी कदम था, जिसके कारण से लोग भूख और जो रोजी रोटी की जो दैनिक समस्या थी, जिसके कारण वो बुरी तरीके से प्रताड़ित थे, उससे वो बाहर निकल के आए। और महुआ और जो जमीन के अंदर जो कांदे होते हैं उसको खाने की जो मजबूरी थी, उससे ऊपर आए। तो ये रिवॉल्यूशन हुआ, एक तरीके से परिवर्तन हुआ। और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जो पहले बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज विकास की दौड़ में हम विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़े हुए हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है। बेहद संक्षेप में बताइए, जिन आपराधिक घटनाओं का आपने ब्यौरा दिया है, रेत, कोयला, शराब भी चर्चित रहा है, और अन्य जराइम, क्या वो नियंत्रित हो गए, समाप्त हो गए, शून्य हो गए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने जो पुरानी बात कही वो जिस पर कानूनी कार्रवाई हुई, और कानूनी कार्रवाई के बाद उसमें ईडी ने, सीबीआई ने जांच किया, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई की। लोग जेल भी गए, कार्रवाइयां भी हुई। अब हमारी ड्यूटी ये है कि हम ये जो लीकेज थे इसको दूर करें। तो जैसे कोयला है, कोयला की ऑनलाइन ऑक्शन उस समय प्रोहिबिटेड कर दी गई थी, मैनुअल होने लगा था, जिसके कारण ये घोटाला मूर्त रूप लिया। विष्णुदेव जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता के साथ निर्णय लेते हुए उसको ई ऑक्शन में फिर तब्दील कर दी। तो लीकेज को खत्म करना, जैम से टेंडर करना, पीएससी का परिणाम दूसरे दिन निकालना। रेत पे नहीं बोलेंगे कुछ? नहीं, रेत पर भी, रेत आप देखिए कहाँ पर रेत को, मेरे ख्याल से रेत पर भी
काफी सख्ती से कार्रवाई की गई है। अब आप कहीं जेसीबी का उपयोग नहीं देखेंगे, और जहां पर हो रही है तुरंत त्वरित कार्रवाई हो रही है। उसको कोई कलेक्टर के पास फोन नहीं जाता है कि इसको छोड़ देना है या रेत माफियाओं को नहीं पकड़ना है, अब करना है। लेकिन अभी उसमें एक प्रक्रिया ये बची है कि जो हमारे नदियां हैं जो क्षेत्र में, उसको गवर्नमेंट उसको लीज आउट करे और ये तय करे कि कौन किसको ये ऑक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, और बकायदा ऑक्शन करके उसको लीज दे, और ताकि वो जो मटेरियल होम बिल्डिंग मटेरियल है उसमें उसका नियंत्रित उपयोग हो सके, अनियंत्रित उपयोग नहीं। जिस क्षेत्र का उसी क्षेत्र में उपयोग, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। तो नहीं, अब उस पर भी ऑक्शन की प्रक्रिया मेरे ख्याल से अब जारी है, तो वो भी जल्द से जल्द उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये थे अनुराग सिंह देव। हाउसिंग बोर्ड से लेकर सियासत और सियासत से लेकर सरकार पर जो तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, उन्हीं पर निर्मित, उन्हीं पर केंद्रित ये प्रश्न थे। पंचायती में ये मुलाकात बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको खूब पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये संवाद कैसा लगा। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।